10th क्लास है ना ये? यस सर, गुड इवनिंग। ओके। लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था हम लोगों ने बच्चों? सर एक्सरसाइज 2 1.2 एक्सरसाइज सर। ओके। 1.2 कंप्लीट हो गया था। वन पॉइंट टू कंप्लीट हो गया था बच्चों। एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया था। सर 1.2 का आप 7 क्वेश्चन बताने वाले थे। 7th। ओके ठीक है। 7th क्वेश्चन देखो, ये रहा 7th क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.2 का 7th क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। आई थिंक हम लोग डिस्कस किया था, मुझे लग रहा है। नहीं किया था। तो सपोज यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इस तरीके से दोनों मूव कर रहे हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और दोनों मतलब कह सकते हो आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना। तो एक को लगता है 18 मिनट्स पूरा राउंड कंप्लीट करने में, एक को लगता है 12 मिनट्स। तो जरा सोचो कि ये मान लो सोनिया की बात करते हैं, तो सोनिया अगर 18 मिनट्स में क्या होगा, 18 मिनट्स में वो कंप्लीट कर लेगी और उतने टाइम में रवि जो है वो कंप्लीट करके थोड़ा और आगे तक निकल के आ जाएगा, है ना। मतलब क्या होगा कि ये सोनिया जो है एक पूरा चक्कर जब तक लगाएगी ना तब तक ये रवि एक कंप्लीट कर लेगा एक राउंड और साथ ही साथ वो थोड़ा आगे निकल जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट से। आई होप समझ में आया होगा। दोनों कब मिलेंगे तो वो होगा एच सी एफ ऑफ 18 एंड 12। ये जो एच सी एफ ऑफ 18 एंड 12 होगा वो एक्चुअली होगा कि इतने टाइम के बाद दोनों आपस में फिर से मिल जाएंगे। और 18 और 12 का एच सी एफ क्या होता है बेटा, कैसे निकालते हैं पता है आपको? आई एम सॉरी, एच सी एफ मैंने गलत बोल दिया, एलसीएम होगा। आई एम सॉरी, एच सी एफ नहीं, एलसीएम होगा। एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो 18 और 12 का एलसीएम कैसे निकालेंगे बच्चों? 18 को लिखेंगे 12 इंटू 1 प्लस, आई एम सॉरी, ये फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, ये कैसे निकालते हैं? 18 को पहले फैक्टराइज करोगे आप, कैसे आएगा ये 2 इंटू 3 स्क्वायर, और 12 को फैक्टराइज करोगे तो तब क्या आएगा बच्चों? आई थिंक ये आएगा। और एलसीएम कैसे निकालते हैं पता ही है आपको? हाईएस्ट पावर लेते हैं प्राइम नंबर्स का। तो देखो 2 प्राइम नंबर एक फैक्टर है दोनों में, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है 2 और 3 का हाईएस्ट पावर कितना है 2, 3 पावर 2। तो ये आ जाएगा आपका 36। तो 36 मिनट्स के बाद दोनों आपस में वापस से मिल जाएंगे उसी पॉइंट पे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सोनिया दो राउंड कंप्लीट करेगी और रवि जो है वो 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा और फिर जो है इस तरीके से दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस से मिल जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि 36 मिनट में सोनिया को जो है दो दो राउंड कंप्लीट कर सकती है 18 मिनट्स के हिसाब से, और रवि जो है वो 3 राउंड्स कंप्लीट कर सकता है और फिर दोनों आपस में यहाँ पर मिल जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को कि नहीं यस आया? सर। ओके। इसके बाद जो एक्सरसाइज है बच्चों वो है इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी। √2 √3 इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। और ये जानते हो आप, कई सारे एग्जांपल्स होते हैं, डेसिमल के फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो। तो एक काम करते हैं, इरेशनल नंबर के जो एग्जांपल्स होते हैं अब इसमें हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अगर मैं रूट की बात करूं तो रूट के फॉर्म में इस तरीके से लिखे जाएंगे। कोई भी प्राइम नंबर आप लिख दो तो वो इरेशनल नंबर ही होगा। इनफैक्ट √6 भी इरेशनल है, वैसे 6 तो प्राइम नहीं है बट √6 इज अगेन इरेशनल। पाई भी एक इरेशनल नंबर है। और डेसिमल की बात करें तो इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं उसको भी हम इरेशनल नंबर ही काउंट करते हैं। तो ये सब हमने डिस्कस किया हुआ था ऑलरेडी। अब इसमें एक रिजल्ट है, एक थ्योरम है, वो हम समझते हैं। वो देखो ये है थ्योरम कि
let p be a prime number, let p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer। ये एक थ्योरम है कि अगर p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, p प्राइम नंबर होना चाहिए, तो p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा देन p a को भी डिवाइड करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कोई प्राइम नंबर आप सोच लो 3, ठीक है, एक 3 एक प्राइम नंबर ले लेते हैं, और एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो उसका स्क्वायर, जैसे 9 का स्क्वायर, तो 9 नहीं लेते हैं, 6 स्क्वायर ले लेते हैं, तो 6 स्क्वायर 36 होता है, तो 3 36 को डिवाइड करता है बच्चों, 3 डिवाइड्स 36 एग्जैक्टली डिवाइड करता है ना? यस सर। हाँ, तो 3 6 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, 3 डिवाइड 6 ऑल्सो। अच्छा देखो, जैसे हमने ये लिखा है ना 3 डिवाइड 6 स्क्वायर, या ऐसे कहते हैं 3 डिवाइड्स 6, या ऐसे भी कह सकते हो 6 इज डिविजिबल बाय 3, और ऐसे देखो एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, ये जो 3 लाइंस लिखी हुई हैं, 3 अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है, पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस और तीसरा सेंटेंस। पहला सेंटेंस जो है वो लिखा हुआ है 3 डिवाइड 6, दूसरा है 6 इज डिविजिबल बाय 3, और तीसरा सिंबॉलिकली लिखा हुआ है 3 डिवाइड 6, है ना। ये और ये इन दोनों का मतलब सेम ही है, बट दोनों लिखने का तरीका अलग अलग है, कि इसको हमने थर्ड वाले को सिंबॉलिकली लिखा हुआ है, सिंबल से दिखाया हुआ है, तो इन तीनों का मतलब सेम है, ठीक है, तीनों का मतलब यही है कि 3 डिवाइड 6 या 6 इज डिविजिबल बाय 3, दोनों का मतलब सेम है। और ऑब्वियसली ये दोनों जो है ये तो एक तरीके से समझे कि लिखने के अलग अलग तरीके हैं, इसको हमने सिंबॉलिकली लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो इन सब का मतलब एक ही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 डिवाइड्स 4, है ना, 4 जो होता है 2 से डिविजिबल होता है, तो उसको कैसे लिखते हैं, 2 डिवाइड्स 4। ऐसे ही अगर बात करें तो 99 जो होता है वो 11 से डिविजिबल होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 11 डिवाइड्स 99। इसको पढ़ते कैसे हैं बेटा, इसको पढ़ते हैं 11 डिवाइड्स 99, 11 डिवाइड्स 99। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्लियर है ये? बस सिंबॉलिकली बस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर एक नई चीज हमने क्या सीखी यहाँ पर, कि सिंबॉलिकली, सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे 4 जो है वो 36 को डिवाइड करता है, तो हम लिख सकते हैं 4 डिवाइड्स 36, ठीक है। ऐसे ही 7 जो है वो 42 को डिवाइड करता है, तो 7 को लिख सकते हैं 7 डिवाइड्स 42। इस तरीके से लिखने का तरीका है, ये शॉर्टकट कह सकते हो कि हमने यहाँ पर यूज किया है। तो p कोई प्राइम नंबर है, p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा। ओके, अब इसके बाद जो है इरेशनल नंबर की बात करें तो इरेशनल नंबर की बात करें तो इरेशनल नंबर में बच्चों एक ये थ्योरम दिया हुआ है, रूट टू इरेशनल है। इसको पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं, क्योंकि पाइथागोरस ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था और इसको फिर लॉजिकली प्रूव भी किया था, इसीलिए इसको पाइथागोरस थ्योरम भी कहा जाता है। हालांकि पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने ट्राइंगल में सीखा होगा कि क्या होता है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, बट इसको भी पाइथागोरस थ्योरम ही कहते हैं, है ना, ये भी पाइथागोरस थ्योरम है। ओके, इस चैप्टर में 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि वो यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो क्या था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आई थिंक हम लोगों ने ये किया था ना लास्ट क्लास में, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ये किया था डिटेल में, ये किया था बच्चों? यस सर, यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है, ये किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और एक ये प्रूव करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कि रूट 2 को इरेशनल प्रूव करो या 3 प्लस रूट 2 को इरेशनल प्रूव करो, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये डिवीजन एल्गोरिथम और एक ये प्रूव करने वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें ना आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। कुछ बच्चे जानते होंगे ऑलरेडी तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को पता नहीं हो, मतलब पूरा अच्छे तरीके से ये चैप्टर जिन्होंने नहीं किया है, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो कैसे प्रूव करते हैं ये समझते हैं हम, ठीक है, कैसे प्रूव करते हैं। कई बच्चों को पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार ध्यान से सुन लो सभी बच्चे, कैसे इसको प्रूव किया जाता है, क्योंकि आपको प्रूव करने के लिए ही कहा जाएगा कि रूट 2 को इरेशनल प्रूव करो। तो कैसे प्रूव करते हैं, देखो प्रूव करने के कई तरीके होते हैं। कई चीज मैथमेटिकली, कई बार मैथमेटिकल मैनिपुलेशन से प्रूव होता है ना। कई बार जो है एक मेथड होता है जिसको कहते हैं कंट्राडिक्शन मेथड,
मैथमेटिक्स में किसी चीज को प्रूव करने के लिए एक मेथड यूज करते हैं कि कंट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। जैसे तुम्हें प्रूव करना है कि अब ये प्रूव करो कि रोम्बस जो है वो स्क्वायर है, ये रोम्बस जो है वो स्क्वायर है, ये प्रूव करो। तो तुम इसमें दिखा दो कि एंगल 90 डिग्री है तो प्रूव हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। या तुम ये दिखा दो कि ये प्रूव कैसे इस चीज को करें हम, रूट रूट टू इरेशनल है, इसको प्रूव करना है। तो एक मेथड होता है कंट्राडिक्शन मेथड, उसमें हम क्या करते हैं, कंट्राडिक्शन मेथड में क्या करते हैं बच्चों, कि हम ना जो चीज प्रूव करने के लिए कहा गया है ठीक उसका उल्टा एज्यूम कर लेते हैं। जैसे इरेशनल प्रूफ करने के लिए कहा गया है तो आप क्या करो, इसको रैशनल एज्यूम कर लो। इरेशनल प्रूफ करना है तो रैशनल एज्यूम कर लो और फिर कह दो कि ये गलत बात है, नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसी को कंट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। तो कितने बच्चों ने ये नहीं किया हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन नहीं किया हुआ है? क्योंकि मुझे ऐसा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये सभी बच्चों ने लगभग किया होगा, ये कर रखा होगा पहले से ही। तो कितने बच्चों ने नहीं किया है बताओ मुझे, कि रूट टू इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं? कोई बच्चा है ऐसा जिसने नहीं किया हुआ है? है कोई ऐसा बच्चा जिसने नहीं किया हुआ है ये पार्ट, रूट टू इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं? सबने किया हुआ है लगभग। यस सर। यस हाँ, सर। आई एज्यूम कि कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसने नहीं किया, सबने कर रखा है ऑलरेडी। हाँ तो ठीक है, फिर मैं तब बता ही देता हूँ। तो पता ही है आपको कंट्राडिक्शन मेथड में कैसे करते हैं। तो देखो कैसा होगा, सबसे पहले तो लेट रूट टू को हम रैशनल मान लेते हैं, लेट रूट टू इज रैशनल, ठीक है। सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि इसको रैशनल ले लेते हैं। तो रैशनल नंबर को हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पर लेट रूट टू इज रैशनल, देन रूट टू कैन बी रिटन एज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी, मतलब रूट टू को a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज रैशनल नंबर को हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगानी है। कंडीशन ये है, वेयर a एंड b आर इंटीजर, वेयर a b आर इंटीजर्स, b is not equal to 0 and कोप्राइम, ए बी आर कोप्राइम इंटीजर्स लिख दो यहाँ पर बेटा, कोप्राइम इंटीजर्स, कोप्राइम इंटीजर्स, ठीक है। इसको हटा देते हैं। कोप्राइम इंटीजर का मतलब ये होता है कि दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सभी बच्चे ये जानते हैं कोप्राइम क्या होता है। कोप्राइम का मतलब, जैसे देखो 2 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावे, ऑब्वियसली। तो 1 के अलावे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये दोनों कोप्राइम नंबर्स कहलाएंगे। ऐसे ही 13 और 18 ले लो, तो ये दोनों भी कोप्राइम नंबर्स हैं। 2 और 6 ले लो, तो ये क्या कोप्राइम है? बिल्कुल ये कोप्राइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनमें 2 एक कॉमन फैक्टर है। इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो कॉमन फैक्टर है इन दोनों में, 2 और 6 में। देयरफॉर 2 और 6 जो है ये कोप्राइम नहीं कहलाएंगे। ऐसे ही अगर मान लो कि 1 और 41 ले लिया, तो ये कोप्राइम है, क्योंकि इन दोनों में 1 के अलावे कोई भी फैक्टर नहीं है। ऐसे ही अगर 3 और मान लो 21 लेते हो, तो ये दोनों कोप्राइम नहीं है, बिकॉज इनमें दोनों में 3 एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है। इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो ये कोप्राइम नहीं है। तो 141 कोप्राइम होंगे, 13 18 कोप्राइम होंगे, 2 3 कोप्राइम होंगे। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये हम सबसे पहले काम ये करेंगे कि रूट टू को a बाई बी के फॉर्म में ले लेंगे। और यहाँ कंडीशन लगाना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये कंडीशन ही बेसिस है प्रूफ का। ये कंडीशन ही प्रूफ करने में हमारी हेल्प करेगा। तो ये कंडीशन लगाना बहुत जरूरी है, वेयर a एंड b आर कोप्राइम इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। तो a और b कोप्राइम इंटीजर्स होंगे, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ऐसा हम लिखेंगे रूट टू को। और ऑब्वियसली b 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज b 0 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर जब 0 होता है तो फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो जाता है बेटा। तो इस तरीके से आप इसको b को 0 नहीं ले सकते हो। अब देखो यहां से अब देखो, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड में बेटा स्क्वायर कर दोगे आप, तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो 2 बन जाएगा, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, और राइट हैंड साइड में a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर होगा। और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 2b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर के इक्वल। आई होप सभी बच्चे इस बात को समझ पा रहे होंगे, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से तुम, हाँ अब आप ध्यान से समझो इस बात को कि a स्क्वायर का एक फैक्टर 2 है ना। a स्क्वायर अगर 2b स्क्वायर के इक्वल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर का एक फैक्टर 2 है, ठीक है। a स्क्वायर का एक फैक्टर 2 है, मतलब ये कि 2 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 2 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। फैक्टर होने का तो मतलब ही यही होता है ना बच्चों। जैसे देखो आप एक सेकंड ध्यान से सुनो, 6 को आप लिख सकते हो ना 2 इंटू 3, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि 6 का एक फैक्टर 2 है, तो 2 तो ऑब्वियसली 6 को डिवाइड करेगा ना बेटा,
2 तो 6 को डिवाइड करेगा ना। ऐसे ही मान लो 14 है, या 14 नहीं, हम 18 ले लेते हैं, तो 18 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो 18 का एक फैक्टर तो 3 स्क्वायर है ना बच्चों, है ना, 18 का एक फैक्टर 3 स्क्वायर है ना। तो हम ये कह सकते हैं ना यहाँ पर कि 18 को 3 स्क्वायर डिवाइड करेगा, या ऐसे भी आप कह सकते हो, इस तरीके से दूसरा एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो मान लो कि 6 स्क्वायर ले लेते हैं। तो 6 स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है पता है, 6 स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, है ना। 6 स्क्वायर 36 होता है, और ये 2 स्क्वायर इंटू 9, मतलब 9 4 जा 36। तो 6 स्क्वायर का एक फैक्टर 2 स्क्वायर है, या इसको तुम ऐसे लिख दो तो अच्छा लगेगा देखने में। 6 स्क्वायर का एक फैक्टर क्या है बच्चों, 4 है, एक 9 है। तो हम यहां से क्लेम कर सकते हैं ना कि 4 जो है वो 6 स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ठीक है। 6 स्क्वायर को हम 4 इंटू 9 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब 4 6 स्क्वायर को डिवाइड करेगा। वैसे ही यहाँ पर ए स्क्वायर अगर 2b स्क्वायर है, इसका मतलब 2 एक फैक्टर है, तो 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ठीक है। और 2 जब ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो अभी अभी हमने जो एक रूल देखा था उसके अकॉर्डिंग, तो 2 अगर प्राइम नंबर है तो 2 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा। ये बात समझ में आई सबको, ये बात समझ में आई बच्चों सबको, या नहीं आई तो आप पूछ सकते हो, किसी को समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हो। आ गई सर समझ। ओके, तो 2a को डिवाइड करेगा। 2a को डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ बच्चों, जैसे देखो 2 के टेबल में आएगा a, है ना। होता है जैसे 2 अगर 16 को डिवाइड करता है, आपको पता ही है 2 16 को डिवाइड करता है, तो हम क्या बोलते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे ही 2 8 जा 6 16 होता है। ऐसे ही 2 2 जो है 24 को भी डिवाइड करता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे 2 12 जा 24। मतलब 2 अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, जैसे 2 a को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 के टेबल में वो नंबर आएगा। जैसे 2 10 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 जो है वो 2 के टेबल में आएगा। अब कहाँ पे आएगा वो नहीं पता, 2 1 जा पे आएगा, या 2 2 जा पे आएगा, या 2 3 जा पे आएगा, वो नहीं पता मुझे। लेकिन मैं ऐसे लिख तो सकता हूँ ना कि 2 के टेबल में आएगा, देयरफॉर a जो है वो 2 टाइम्स समथिंग k। इस तरीके से मान लेते हैं 2 k जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 k जा a हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है। या ऐसे समझें कि एक a जो है वो 2 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। तो a जो है बेटा ये आ जाएगा 2k के इक्वल। तो यहां से आप इसको इक्वेशन 1 अज्यूम कर सकते हो। आई होप ये समझ में आपको आया होगा यहां तक। फिर इसके बाद दोबारा स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ के बाद मैनिपुलेशन है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर करेंगे बच्चों, तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4k स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं। तो यहां से आप देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 2b स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, a स्क्वायर के इक्वल। लेकिन a स्क्वायर तो थर्ड इक्वेशन के हेल्प से 4k स्क्वायर है, इसीलिए यहां पर हम 4k स्क्वायर लिख सकते हैं। और फिर ये 2 से ये 4 कैंसिल होगा, मतलब 2 2 जा, ठीक है। तो b स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2k स्क्वायर के इक्वल आ गया। बी स्क्वायर बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, 2k स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। यहां पर फिर से आप दिमाग चलाओ अपना कि अच्छा जी बी स्क्वायर का तो एक फैक्टर 2 है, बी स्क्वायर का एक फैक्टर 2 है, इसका मतलब 2 तो बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 2 जो है वो बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। और फिर से जो अभी अभी थोड़ी देर पहले एक थ्योरम देखा था उसके हेल्प से, तो 2b को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो लेकिन अब फिर से अभी अभी जैसे हमने ऊपर किया था 2a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 2a को भी डिवाइड करेगा, तो a जो है वो 2 टाइम्स k हो जाएगा। मतलब b जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2b को डिवाइड करेगा, दैट मीन्स b के 2 के टेबल में कहीं पर b आएगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ जो b है वो 2 टाइम्स समथिंग से m, 2 टाइम्स m होगा। मतलब ऑब्वियसली 2b को डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 के टेबल में कहीं पर b आएगा, और b को हम 2m लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आप इस इक्वेशन को नाम दे दो 4। तो अब यहां के बाद आप कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 वी कैन ऑब्जर्व, वी सी दैट a and b both have 2 as a common factor, 2 as a common factor, which contradicts our assumption that a and b are co-prime। है ना, ये देखो लिखा हुआ है ना co-prime integers। लेकिन हमने तो ये देखा मैनिपुलेशंस करके कि ऐसा नहीं है, आपको
को प्राइम नंबर्स ले ही नहीं सकते हो ए और बी को, है ना। विच यहां पर इसके बाद लिखेंगे विच कंट्राडिक्ट्स our assumption that A and B are co-prime, A and B are co-prime, है ना। Hence root 2 cannot be written as A by B, therefore it's irrational. रूट रूट टू को ए बाई बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और जब ए बाई बी के फॉर्म में जिसको नहीं लिखा जा सकता है वो रैशनल नहीं हो सकता है, ठीक है। और ए बाई बी के फॉर्म में क्यों नहीं लिखा जा सकता है, बिकॉज हमने ये देख लिया मैथमेटिकली, स्क्वायर स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके डिवाइड डिवाइड लगा करके हमने दिखा दिया कि भाई इसको ना ए बाई बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है। तो क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि ए और बी में स्क्वायर स्क्वायर करके हमने देखा, तो ये देखा हमने कि ऐसा है कि ये ए और बी में हमेशा टू जो है ना वो कॉमन फैक्टर आएगा ही आएगा। यहां पर भी आप देख सकते हो ए में एक टू फैक्टर है और बी में भी टू फैक्टर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कोप्राइम हो ही नहीं सकते हैं ए और बी, है ना। तो ये रूट टू जो है ए बाई बी के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, देयरफॉर ये रैशनल भी नहीं होगा, इरैशनल होगा। और रैशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरैशनल होगा, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो ये कंट्राडिक्शन मेथड जो है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मेथड कहते हैं इसको। तो इस तरीके से हम कंट्राडिक्ट करके प्रूव कर सकते हैं। कोई डाउट किसी को कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। सर एक बार इक्वेशन 4 से दोबारा समझा दीजिए। इक्वेशन 4 के नीचे जो आपने लाइन लिखी है चार, ये लिखा हुआ है कि इक्वेशन 2 और 4 यहां पर आने के बाद ना हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इक्वेशन 4 के बाद हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए 2k है, ए की वैल्यू क्या है 2k है, और फोर्थ इक्वेशन में बी की वैल्यू 2m है। 2m क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि 2 अगर बी को डिवाइड कर रहा है तो नेचुरल सी बात है, 2 जैसे मान लो 10 को डिवाइड करता है भाई, तो इसका मतलब हुआ कि 10 को हम 2 टाइम्स समथिंग लिख सकते हैं। आपको पता है 14 2 से डिविजिबल होता है, तो 14 को आप 2 टाइम्स 7 लिख सकते हो, ठीक है। आपको पता है कि 18 जो होता है 2 से डिविजिबल होता है, आप इसको 2 इंटू 9 लिख सकते हो। तो वैसे ही अगर 2 अगर बी को डिवाइड कर रहा है, मतलब बी अगर डिविजिबल है 2 से, तो बी को हम 2 टाइम्स समथिंग सम इंटीजर लिख सकते हैं, है ना। बी को हम 2 टाइम्स सम इंटीजर लिख सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये यहां से सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन से ए और बी की जो वैल्यू आ रही है वो उसमें टू दोनों में कॉमन फैक्टर है। तो वही मैंने लिखा है कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 वी सी दैट ए एंड बी बोथ हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर। 2 दोनों में कॉमन फैक्टर है ना। मतलब 2 ए का भी फैक्टर है और 2 बी का भी फैक्टर है। और ये हमारे एजम्पशन को कंट्राडिक्ट कर रहा है। हमने क्या अज्यूम किया था, हमने ये अज्यूम किया था कि ए और बी जो है को प्राइम इंटीजर्स हैं, मतलब ए और बी में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1। लेकिन यहां पर तो हमने क्या देखा कि दोनों में 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो ये हमारे एजम्पशन को गलत कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, गलत करना, है ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि रूट 2 को हम ए बाई बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और ए बाई बी के फॉर्म में जिन नंबर्स को नहीं लिखा जा सकता है वो नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं। वैसे रियल नंबर्स इरेशनल रियल नंबर्स होते हैं। ओके सर आगे से। और किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा, और किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ओके हम लोग ना ऑल्टरनेटली एक ऐसा होगा, देखो इसमें हम लोग मैट भी करेंगे, मैट मेंटल एबिलिटी भी करेंगे, ठीक है। मेंटल एबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, वैसे पता नहीं एनटीएससी कब होगा इस बार, लेकिन करेंगे, मैट भी करेंगे और ऑल्टरनेट क्लास में करेंगे। जैसे आज तो हम मैथ्स ही करेंगे, मैथ्स का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है और इसमें ना एक्सप्लेन ज़्यादा करना पड़ता है मैथ्स में, ठीक है। इसमें ज़्यादा समझाना ज़्यादा होता है, इसमें ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है ना, लेस एक्सप्लेनेशन है। इसमें मेनली आपको खुद से समझना होता है। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, उसके बाद आपको खुद ही करना पड़ता है इसमें, क्योंकि ये टीचिंग वाला पार्ट ये बहुत कम है इसके अंदर। जो टीचिंग वाला पार्ट होगा वो हम करेंगे डेफिनेटली। इसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको करना पड़ेगा, मतलब मुझे समझाना पड़ेगा उस चीज़ को, लेकिन फिर भी कम है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक पूरा चैप्टर इसमें है जिसमें आपको ये लिखा रहता है, आपको नेक्स्ट नंबर फाइंड करना होता है, ठीक है। नंबर सीरीज पहला ही चैप्टर है, तो अगला नंबर क्या होगा बताओ, है ना। तो इसमें समझाना नहीं होगा मुझे कुछ, इसमें तो मैं 2-4 एग्जाम्पल मैं खुद से करा दूंगा, आप खुद ही इसको समझ जाओगे और कर लोगे। तो क्या होगा बताओ बच्चों, इसमें क्या आएगा, 2 3 5 7 11 है, फिर इसके बाद क्या आएगा, 2 3 5 7 11, उसके बाद क्या आना चाहिए,
एनीवन? मैथ्स की कितनी क्लास हुई है अभी तक? एक ही हुई है सर ना? दूसरी दूसरी है ना? यस सर, आज दूसरी क्लास है। ओके ओके। यहाँ 13 आएगा बेटा। 13 इसलिए आएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं। ध्यान से देखो, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर होता है, 7 प्राइम नंबर होता है, 11 प्राइम नंबर होता है, अगला प्राइम नंबर 13 होगा, इसलिए आंसर 13 आएगा। तो देख सकते हो आप, इसमें मुझे समझाने लायक इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें आपको मैं खाली क्वेश्चंस दूंगा। ये मैंने टफ क्वेश्चन दे दिया थोड़ा सा, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। तो ऑल्टरनेटिव्स करेंगे। जैसे अगली क्लास में हम क्या करेंगे, पहले तो 1.5 आवर की क्लास होती है, तो 1 आवर हम करेंगे मैथ्स, ठीक है, और हाफ एन आवर हम करेंगे मैथ। ये हाफ एन आवर भी मोर देन सफिशिएंट है, वो आप 2-3 क्लास के बाद खुद ही फील कर जाओगे और फिर कहोगे कि रहने दो, फिर मैं खुद से ही कर लूंगा। क्योंकि मैं दूसरा बैच भी एक 10th क्लास का है, उसमें भी ऐसे ही कराता हूँ। तो वो बच्चे कहते हैं कि मैथ्स ही कराओ, मैथ में आपने एक बार बता दिया, उससे हमारे 3-4 क्लास तक के लिए हम बिजी हो जाते हैं खुद से प्रैक्टिस करने में। तो 1.5 आवर का ये मैथ होगा बेटा। ये आप लोगों के लिए इसमें क्या कहते हैं, एनटीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। ये ऑल्टरनेट चलेगा, मतलब एक क्लास पूरी मैथ्स होगी, जैसे आज पूरी मैथ्स होगी तो अगले क्लास में मैथ्स प्लस मैथ होगी, फिर उसके बाद पूरी क्लास मैथ्स होगी तो फिर उसके अगली क्लास में मैथ्स एंड मैथ होगी। एक एक क्लास छोड़ करके मैथ करेंगे हाफ एन आवर के लिए। और वो भी अब कोई बच्चा ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचना कि ये कम टाइम है, ये टाइम आप झेल जाओगे, मतलब बोर हो जाओगे, क्योंकि इसमें आपसे खुद से ही प्रैक्टिस करनी होती है। इसमें समझाने के लायक बहुत कम चीजें होती हैं, लेकिन हाफ एन आवर में जितना भी समझाने के लायक होगा वो पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। अगली क्लास से हम लोग मैथ भी करेंगे। आप लोगों को मॉड्यूल मिल गया है, या स्टडी मटेरियल जिसको आप कहते हो, स्टडी मटेरियल मिल गया है सबको पीडीएफ के फॉर्म में? यस सर, वो ई गाइड्स पर अवेलेबल है। बिल्कुल। तो उससे प्रैक्टिस भी करना है आप लोगों को, ठीक है? अभी नहीं, अभी जब मैं बताऊंगा तब करना है, अभी पहले एक्सप्लेन करूंगा फिर उसके बाद करना है। ओके, तो ये हमने देखा इरेशनल नंबर कैसे प्रूव किया जाता है, ठीक है? √2 को कैसे इरेशनल प्रूव करेंगे ये हमने सीख लिया, समझ लिया। ओके, अब हम बात करते हैं, ऐसे ही √3 को भी इरेशनल प्रूव कर सकते हो आप। √3 को भी आप इरेशनल प्रूव कर सकते हो, सेम लॉजिक से √3 को भी आप इरेशनल प्रूव कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो मैं फिर से जल्दी जल्दी, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन √2 के केस में एक्सप्लेन तो कर ही दिया है, तो यहाँ पर भी मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि कैसे करना होता है। तो प्रोसेस वही है कि लेट √3 इज रैशनल। प्रूव करने के लिए सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि रैशनल एज्यूम कर लेंगे, और उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, अगर √3 रैशनल है तो उसको a बाई बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ये लिखना जरूरी है वेयर ए बी आर कोप्राइम इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ये लिखना जरूरी है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमारा बेस है प्रूव करने के लिए। फिर दोनों, उसके बाद क्या करेंगे बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने पे क्या आएगा बच्चों, 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तब क्या आएगा बच्चों, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। मतलब a स्क्वायर का 3 एक फैक्टर है, और a स्क्वायर का 3 अगर एक फैक्टर है तो 3 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, और 3 अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है? और फिर 3 अगर a को डिवाइड करेगा तो a के टेबल में कहीं पर तो आएगा, k पे आएगा, जैसे 3 1 जा 3 2 जा 3 k जा, है ना, a आ जाएगा। ये रहा आपका पहला इक्वेशन। फिर यहां से अगेन स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ना। पर अब देखो, रट्टा वाला वो तरीका है कि भाई सभी में यही प्रोसेस फॉलो करते जा रहे हैं। a स्क्वायर 9k स्क्वायर हो जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन है। ओहो हो सॉरी मैंने दोबारा गलती कर दी। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे बच्चों, फ्रॉम 1 एंड 3, इक्वेशन 1 एंड 3 से हम क्या लिख सकते हैं, देखो a स्क्वायर किसके इक्वल है, 9k स्क्वायर, तो यहाँ पर रख दो 9k स्क्वायर। 9k स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3b स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। और फिर आप कह सकते हो b स्क्वायर जो है ये 3 के टेबल में कैंसिल होकर के ये 3k स्क्वायर हो जाएगा बेटा। फिर इसके बाद क्या कहेंगे कि बी स्क्वायर का एक फैक्टर 3 है, बी स्क्वायर का फैक्टर 3 है, मतलब 3b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, और 3b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3b को भी डिवाइड करेगा। और फिर हम ये कह सकते हैं कि 3 अगर b को डिवाइड करेगा मतलब 3 के टेबल में कहीं पर b आएगा, मान लो कि ये m पे आ रहा है, तो ये आपका फोर्थ इक्वेशन है। और फिर हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 वी ऑब्जर्व दैट
both A and B, both A and B have 2 as a common factor. Sir, 3. Which contradicts, sorry 2 नहीं 3, I'm sorry, हाँ 3 factor है बेटा, 3 factor है, 3 as a common factor, which contradicts our assumption that A and B are co-prime. Hence, root 3 cannot be written as A by B, and therefore it is irrational. ये इर्रेशनल नंबर होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वही प्रोसेस फॉलो करना है जो हमने रूट 2 के केस में किया था, बट यहाँ पर रूट 2 की जगह पे रूट 3 कर देंगे और प्रोसेस वही हो जाएगा। 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर तो 3 डिवाइड्स ए, तब ए जो है 3 टाइम्स के हो जाएगा, फिर स्क्वायर कर देंगे, फिर इसमें पहले इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, फिर से बी की वैल्यू भी 3 टाइम्स समथिंग आ जाएगी, 3 टाइम्स सम इंटीजर आ जाएगी। तो उससे आप कंक्लूजन ये निकाल सकते हो कि 3 दोनों में फैक्टर है, और फिर ये प्रूव हो जाएगा कि ये ए बाई बी के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। कोई कंफ्यूजन हो बेटा तो पूछ सकते हो आप लोग, कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो पूछ सकते हो। नो सर। नो सर। एनटीएससी पूछा है यस सर ने कि एनटीएससी संडे को है, तो एनटीएससी में मतलब वो सैट आएगा। सैट का मतलब होता है उसमें 40 क्वेश्चंस होंगे। जो सैट टेस्ट होता है बेटा, एनटीएससी में 2 टेस्ट होते हैं आपके। एनटीएससी जानते हो सभी बच्चे कि नहीं जानते हो? जानते हैं ना, ये नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जो कि ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री करवाती है। वैसे अब आजकल तो उसका नाम चेंज हो गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया है, तो वो एजुकेशन मिनिस्ट्री ये करवाती है कंडक्ट ये एग्जाम 10th क्लास के बच्चों के लिए, जिसमें स्कॉलरशिप दी जाती है। 2 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज जो है वो स्टेट लेवल पे होता है, जैसे दिल्ली में आप लोग पढ़ रहे हो या यूपी में पढ़ रहे हो कहीं पर, तो दिल्ली या यूपी की स्टेट कंडक्ट कराती है। और सेकंड स्टेज जो होता है वो नेशनल लेवल पे होता है। तो फर्स्ट स्टेज में जो क्वेश्चंस होते हैं एनटीएससी में, वो 2 टाइप के 2 पेपर्स होते हैं। मैट, इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, और सैट होता है जिसमें भी 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं मैं आप लोगों को, जो मैट का पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 30 to 40 क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैथ्स के होते हैं। मैथ्स के, मेंटल एबिलिटी में भी मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं दिल्ली स्टेट के लिए। तुम लोगों में से कोई है जो यूपी स्टेट में, यूपी के स्कूल्स में पढ़ता है? यूपी के स्कूल में, यूपी बोर्ड नहीं, यूपी के स्कूल यस सर, मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ। हाँ, तो तुम्हारे में ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। उसमें मैट के ही तुम्हारे 100 क्वेश्चंस होंगे। लेकिन जो बच्चे दिल्ली के स्कूल में पढ़ते हैं, दिल्ली के स्कूल का मतलब होता है कि चाहे वो सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई हो, कोई भी हो, दिल्ली में स्कूल होना चाहिए। तो दिल्ली में जो स्कूल होता है तो वो दिल्ली का स्टेट कंडक्ट करवाएगी वो एग्जाम, और उसके लिए जो मैट के 100 क्वेश्चंस होते हैं उसमें 30 से लेके 40 क्वेश्चंस प्रॉपरली मैथ्स के होते हैं। मैथ्स मतलब मैथमेटिक्स के होते हैं, और बाकी जो 60 क्वेश्चंस होते हैं वो मेंटल एबिलिटी के होते हैं, रीजनिंग के होते हैं। रीजनिंग समझते हो ना, फिगर दिया रहता है, उसमें कुछ फाइंड करना होता है, फिगर्स होगा या एज से रिलेटेड, है ना, करेंगे हम लोग, बताऊंगा मैं। तो मैथ्स इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पे जोर देता हूँ क्योंकि मैथ्स में 30 to 40 क्वेश्चंस मैट में भी मैथ्स के आते हैं, ठीक है। और सैट का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है कि सोशल साइंस जो होगा बेटा उसके 40 क्वेश्चंस होंगे। साइंस जो होता है, साइंस के भी 40 क्वेश्चन होते हैं। अब ये साइंस में ब्रेकअप कैसा है कि बायोलॉजी के आई थिंक ऐसे आते हैं कुछ 14-15 क्वेश्चन, 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, मतलब 40 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री का होगा, बायोलॉजी का होगा, इक्वल कर लो, 13 मान लो, है ना। एक क्वेश्चन किसी का भी एक्स्ट्रा आ सकता है, जैसे हो सकता है केमिस्ट्री में आ जाए, कभी हो सकता है फिजिक्स में आ जाए, कभी हो सकता है बायोलॉजी में एक क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, मतलब 14 क्वेश्चन आ जाए। और मैथ जो होता है इसमें मैथ्स के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैथ्स के 20, साइंस के 40 और सोशल साइंस के 40 क्वेश्चंस होते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। ये स्ट्रक्चर है एग्जाम का। ये 2 घंटे का पेपर होता है, मतलब 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 120 मिनट्स होते हैं। सैट में भी आपको 120 मिनट्स मिलते हैं, और फर्स्ट स्टेज में जो है ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है एग्जाम का, ये स्ट्रक्चर है एग्जाम का। और ऐसा ही एग्जाम जो है हम लोग यहाँ भी करते हैं, यहाँ भी कंडक्ट कराते हैं, जो 15 डेज पे आपका एग्जाम होगा। तो ये पहला जो एग्जाम अभी होने वाला है आप लोगों का, उसमें सैट आएगा, ये आएगा, सैट आएगा। एक बार संडे को सैट होगा, तो उसके 15 दिन के बाद मैट होगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। तो अभी जो एग्जाम होने वाला है वो सैट का एग्जाम होगा। उसमें 40 क्वेश्चन सोशल साइंस के होंगे, 40 क्वेश्चन साइंस के होंगे, और मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे। क्योंकि हमारी एक ही क्लास हुई है अब तक,
तो मैंने क्या किया है, उसमें जो पेपर दिया है आप लोगों को करने के लिए, जो 20 क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के, वो बहुत ही बेसिक होंगे, डेफिनेशंस वाले क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही सिंपल, जो जितना हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था ना, पिछली क्लास तक किया था, उतने में से ही बहुत ही सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि एक 9th क्लास का बच्चा भी कर सकता है, वैसे क्वेश्चंस होंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है, 20 क्वेश्चंस, ठीक है। 15 दिन के बाद, मतलब अगले अभी संडे आएगा, उसके 15 दिन के बाद जब टेस्ट होगा तो उसमें मैथ के क्वेश्चंस आएंगे। आई होप समझ में आया होगा। कोई डाउट किसी को तो पूछ सकते हो। नो सर। नो सर। ओके, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। √3 को इरेशनल प्रूव करना है, तो किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चों। कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो सर। नो सर। ओके, ठीक है। अब और एक एग्जांपल देखते हैं। देखो, एक मिनट। अब कभी कभी ना क्वेश्चन इस तरीके का भी होता है कि आपको डायरेक्टली √2, √3, √4 इस तरीके से, सॉरी √5 इस तरीके से नहीं देगा, आपको 5 माइनस √3 को इरेशनल प्रूव करने के लिए देगा। तो ये क्वेश्चन जब भी आता है बेटा, ये 2 या 3 नंबर में आएगा सीबीएसई में। ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव टाइप में तो ये क्वेश्चन आ नहीं सकता है मल्टीपल चॉइस में, तो ये आएगा तो सब्जेक्टिव में ही आएगा। और ये सब्जेक्टिव में जब ये क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो ये 2 या 3 मार्क्स में आएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, एक क्वेश्चन मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ और एक क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना होगा। तो ध्यान से देखना सब भी बच्चे, इसको कैसे करते हैं। तो प्रोसेस वही है, ठीक है, कि लेट √5 माइनस √3 को, ये हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो हम सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि लेट 5 माइनस √3 इज रैशनल, इसको हम रैशनल अज्यूम कर लेते हैं। देन अगर रैशनल है तो हम इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पर ये मत भूलना लिखना, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स, a b आर को प्राइम इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये लिखा जा सकता है। और क्या इसके बाद मैं √3 को 5 माइनस a/b लिख सकता हूं? यस सर। समझ में आया सबको ये? यस सर। ये समझ में, हाँ, ये समझ में आ गया सबको, क्योंकि √3 को कह सकते हैं एक साइड ले जाएंगे और a/b को दूसरे साइड ले जाएंगे, फिर लिख देंगे उसको उल्टा पुल्टा करके। तो ये √3 को हम 5 माइनस a/b लिख सकते हैं। आई थिंक कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि माइनस √3 ऐसे आएगा तो a/b -5 आएगा, है ना। हाँ, लेकिन माइनस माइनस से, हाँ, माइनस से दोनों साइड बेटा मल्टीप्लाई कर दोगे ना, माइनस से, माइनस कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर दोगे, या -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई आप कर देते हो, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। वही लिखा है मैंने यहाँ पर। तो ये √3 को बेटा ये लिखा जा सकता है। नाउ RHS इज अ रैशनल नंबर, ऑब्वियसली, क्योंकि रैशनल माइनस रैशनल क्या होता है, 5 एक रैशनल नंबर है और a/b को हमने रैशनल लिया हुआ है, तो रैशनल माइनस रैशनल एक रैशनल नंबर ही होता है। एंड LHS इज √3 विच इज इरेशनल। ये आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 2 या 3 नंबर में आएगा, तो वहां पर आपको ये √3 को दोबारा नहीं दिखाना है कि √3 इरेशनल होगा। वो यहाँ पर आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हो बेटा 2 या 3 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो LHS इज √3 विच इज इरेशनल, which contradicts, which contradicts, है ना, which is not true, which is not true। मतलब LHS RHS दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल, ठीक है। हेंस √3 कैन नॉट बी, सॉरी √3 नहीं, 5 माइनस √3 कैन नॉट बी रैशनल। LHS है इरेशनल और RHS है रैशनल, ये कैसे पॉसिबल है? ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है, ये विच इज नॉट ट्रू, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये गलत बात है, तो इसीलिए 5 माइनस √3 को हम a/b के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, देयरफॉर ये रैशनल नहीं हो सकता है। एनी कंफ्यूजन बच्चों? कोई आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट बेटा? ओके ओके।
ओके, तो कोई डाउट नहीं? हाँ, कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, खुद से आप लोग करो इसको प्रूफ। ये रहा क्वेश्चन, ये आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, सभी बच्चे कॉपी पेन पे ट्राई करेंगे। हालांकि मैं आप लोगों को देख नहीं सकता, बट बिलीव करता हूँ आप लोग ऑनेस्टी के साथ करोगे। ये इसको करो सॉल्व। 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट नहीं 2 मिनट का टाइम है आप लोग। सर डन। हो गया सर। हो गया सर मेरा भी। ओके ठीक है, सबका आ गया? या किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ, मैं एक्सप्लेन करूं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। है कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आया या जो सर हो गया। एनीवन? सर एक बार बता दो। ओके ठीक है, देखो सबसे पहला काम तो ये करेंगे, लेट 3 + 2√5 इज रैशनल। इरेशनल प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनल एज्यूम कर लेते हैं। और जब रैशनल है बेटा, तो फिर उसको आप a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हो। और वेयर ए बी, ये लिखना मत भूलो कभी भी, वेयर a एंड b आर co-prime integers and b is not equal to 0। फिर इसके बाद 2√5 को आप लिख सकते हो a बाई बी माइनस 3। फिर इसके बाद √5 को लिख सकते हो a बाई 2b माइनस 3/2। 2 से डिवाइड कर दिया बेटा, दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दिया है, तो ये आ जाएगा आपके पास। नाउ हम ये लिखेंगे √5 इज इरेशनल। √5 को क्या बोला जाएगा, इरेशनल। एंड a बाई 2b माइनस 3/2 इज रैशनल। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इतना लिख दोगे ना तो सफिशियंट है। ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि a बाई 2b माइनस 3/2 क्यों रैशनल है, बिकॉज a बाई 2b एक रैशनल नंबर है। a बाई b अगर रैशनल है तो a बाई 2b भी एक रैशनल नंबर होगा। और एक रैशनल नंबर में से 3/2 माइनस कर देंगे ना, तो भी जो आंसर आएगा, मतलब a बाई 2b माइनस 3/2 जो वैल्यू आएगी, वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। तो RHS जो है वो एक रैशनल नंबर है, LHS इरेशनल नंबर है, और हम कह सकते हैं कि which is not true। ठीक है, यहां पर कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ऐसे लिख देते हैं। नॉट ट्रू इस बार नहीं लिखेंगे, हम लिख देते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, हेंस 3 + 2√5 इज इरेशनल। बस हो गया, इतनी सी बात है। यही लिख दोगे ना तो कोई इशू नहीं होगा आपको। ये इसमें आपको 2 या 3 मार्क्स का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इसमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ऑब्वियसली ये सब्जेक्टिव में आएगा, ऑब्जेक्टिव में तो कहीं आएगा ही नहीं। सर हाँ बोलो। रैशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर हमेशा इरेशनल होगा या फिर रैशनल भी हो सकता है? इरेशनल इनटू इरेशनल? नो ये सर, पूछ रहे हो? रैशनल इनटू रैशनल। ऑलवेज रैशनल होगा। रैशनल इनटू रैशनल ऑलवेज रैशनल ही होता है। नो सर, रैशनल इनटू रैशनल रैशनल। इनटू इरैशनल। ओके, रैशनल इनटू इरेशनल है ना। रैशनल इनटू इरेशनल में रैशनल नंबर तुम अगर मान लो 0 नहीं लेते हो, 0 के अलावा कुछ भी लोगे ना, तो ये ऑलवेज इरेशनल होगा। ठीक है, तो सर हमें ऑलवेज 2√5 इरेशनल में होगा। 2 उधर ले जाने की जरूरत क्या है जब रैशनल इनटू इरैशनल नहीं होता है?
हाँ नहीं बिल्कुल सही बात है, 2 को आप इधर भी छोड़ दोगे तो ये स्टेप आप नहीं भी लिखते हो ना तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने ये स्टेप लिख दिया है तो ये गलत भी नहीं है, ठीक है। ओके सर। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेप मैं अगर ना लिखूं मतलब 2√5 से ही यहाँ पर डायरेक्टली लिख दूं तो भी सही है, और ये स्टेप लिख देता हूँ 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो भी सही है, दोनों केसेस में कोई इशू नहीं है। ओके सर। आई होप समझ में आया बेटा, सबको सबको समझ में आया यस ये? सर। यस सर, यस सर, Yes, sir. यस सर, सब आया। ओके यस सर। ठीक है, ठीक है। सो इस एक्सरसाइज में और कोई खास तो एग्जांपल मुझे लग नहीं रहा है ना, सारे ऐसे ही क्वेश्चंस थे। √5 को कह रहा है कि एक्सरसाइज 1.3 में √5 को इरेशनल कह रहा है प्रूव करने के लिए, तो √5 को आप लोग कर लोगे ना प्रूव, इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं, जैसे √2 √3 को किया यस था सर। वैसे ही आप इजीली कर सकते हो। ओके बेटा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो समझते हैं। ये देखो, विजिटिंग रैशनल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आसान है इसीलिए इस पे ज़्यादा हम लोग ज़्यादा परेशान नहीं होंगे इसके लिए। देखो डेसिमल जो होते हैं ना, सबसे पहली बात रैशनल नंबर्स जो होते हैं उनको a/b के फॉर्म में p/q के फॉर्म में लिख सकते हो आप। जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हो या a/b के फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, या p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। pq क्या है बेटा, pq क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं और q 0 के इक्वल नहीं होता है। कुछ बच्चे यहाँ सोचेंगे कि अच्छा pq को प्राइम इंटीजर क्यों नहीं लिखा, तो ऐसा नहीं है, वो कोप्राइम वाला जो केस है ना वो इरेशनल को प्रूव करते टाइम में लिखना होता है, ठीक है। इन जनरल अगर हम बात करें तो 2/4 भी लिख सकते हैं, 2/4 एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल है, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब वो इरेशनल प्रूव करने की बात होती है ना तो वहां पर ऐसा नहीं चलेगा, वहां पर तुम्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। p/q जो होगा उसमें pq कोप्राइम इंटीजर होंगे। इन जनरल बात करें अगर हम तो p एंड q आर इंटीजर सिंपली बोलेंगे, उतने से ही हमारा काम चल जाएगा और q 0 नहीं होना चाहिए। ये बेटा क्या होता है, ये रैशनल नंबर है। ओके अब ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर दो तरीके के हो सकते हैं डेसिमल में अगर कन्वर्ट करें तो, एक तो होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। यस, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग एक ही बात है। टर्मिनेटिंग होता है एक तो, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। तो आई होप ये सबको पता हो, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं उसको। तो आप देखो जैसे एग्जांपल्स है, ये 0.375 ये क्या है बेटा, ये टर्मिनेटिंग है। ये क्या है बच्चों, टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है ना। और जैसे 1/3 है तो 1/3 को कैसे लिखते हो आप, 0.3333333 इस तरीके से, या फिर 0.3 बार लगा देते हो आप, तो इसको क्या कहते हो आप, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके तो हम इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि टर्मिनेटिंग है, कब टर्मिनेटिंग होगा, अब कब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, कब टर्मिनेटिंग होगा और कब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ये हम समझेंगे। और कितने डिजिट के बाद वो रिपीट करेगा, टर्मिनेट करेगा, आई एम सॉरी, कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा वो समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए कौन डिसाइडिंग फैक्टर होता है, वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है क्यू। अगर कोई फ्रैक्शन है तो उसमें क्यू जो है ना ये डिसाइड करता है कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। आई होप ये समझ में आया होगा। यस कौन सर, डिसाइड करता है, क्यू डिसाइड करता है। क्यों डिसाइड करता है? यस तो क्यू डिसाइड करता है, और कैसे डिसाइड करता है अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये एग्जांपल्स जो लिखे हुए थे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के, वो देखो क्या था, ये एग्जांपल्स थे, और इन एग्जांपल्स को अभी इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से करके दिखा भी दिया है, फैक्टराइज करके दिखा भी दिया है। अब देखो 0.375 है तो इसको आप क्या कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 375/10⁻3, ठीक है। सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर कि टर्मिनेट कब होता है, जैसे देखो 2/10 लिख दोगे तो पक्की बात है 0.2 हो जाएगा। मान लो आपने 18/10 लिख दिया तो भी आप इसको 1.8 लिख सकते हो, मतलब डेनोमिनेटर में अगर 10 आ रहा है, ठीक है, तब तो टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन डेनोमिनेटर में अगर मान लो 30 आ जाएगा, सॉरी ये 17 ले लेते हैं, 30 आ जाएगा तो थोड़ा सा चांस ये होता है कि भाई ये टर्मिनेटिंग होगा नहीं होगा पता नहीं चलता है। लेकिन अगर डेनोमिनेटर में 10 होता है ना बेटा तो टर्मिनेटिंग पक्की बात है, होना ही होना है टर्मिनेट, है ना। कुछ भी लिख दो ऊपर, न्यूमरेटर में तुम कुछ
भी लिख दो, क्या ही फर्क पड़ना है। और डिनोमिनेटर में अगर मान लो 10 है या 100 है या 1000 है या 10,000 है, तो ये पक्की बात होती है कि ये टर्मिनेट होना ही होना है। इसको कैसे लिखेंगे, इसको 18.11 ये होगा ना। 18.1 हाँ ठीक है, मतलब अगर डिनोमिनेटर में 100 होता है तो हम पक्की गारंटी के साथ 100 या 1000 या 10,000 या 1 लाख या 10, सिंपली 10, तो हम कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसके अलावा कुछ और हो तो हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। सो बेसिक आइडिया ये है कि डिनोमिनेटर में जो है ना वो 10 होना चाहिए। तो समझो इस बात को, जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया, ये लिख दिया मैंने 13/5। अभी तो डिनोमिनेटर में 10 नहीं है, लेकिन मैं 10 बना तो सकता हूँ ना, मल्टीप्लाई ऊपर टू नीचे मल्टीप्लाई करके। यस सर। तो अब तो बन गया ना ये, तो अब तो हो गया टर्मिनेट। ठीक है, ऐसे ही मान लो कि ये मान लो 21 लिखा है और नीचे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, अभी तो 10 नहीं है, लेकिन मैं बना तो सकता हूँ ना। 5 से मल्टीप्लाई। 5 से मल्टीप्लाई हाँ कर 5 से मल्टीप्लाई कर लो। यस, तो कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 10.5। अभी देखो, ये अभी देखो अभी तो नहीं है ना ये, अभी तो क्या 10 तो 100 या 10 तो नहीं है ना, 10, 100, 1000 ये तो नहीं है ना, लेकिन मैं इसको बना तो सकता हूँ ना 125 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। कैसे हो जाएगा, ये देखो कितना आता है। ये तो मल्टीप्लाई करना थोड़ा चैलेंजिंग हो गया भाई, 125 को Nice. 31, जीरो तो 125, रुको रुको रुको, 125 को 31 से करते हैं ना मल्टीप्लाई, ये आएगा तुम्हारा 3875, ये आ जाएगा 3875। और डिनोमिनेटर में क्या आ गया बेटा, 1000 है ना, 1000 बना तो दिया ना मैं। हाँ हाँ तो ये आप देख सकते हो इस तरीके से 3.875 हो जाएगा, टर्मिनेट हो गया। सो बेसिक आइडिया इसमें ये है कि डिनोमिनेटर में ना 10 होना चाहिए, और 10 नहीं है तो कुछ मल्टीप्लाई करके तुम 10 ले आओ या 100 ले आओ या 1000 ले आओ। लेकिन एक बात बताओ बेटा, कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 25 और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 3, अब मैं डिनोमिनेटर में क्या मैं इसको 10 बना सकता हूँ, बताओ नहीं तो सर। किसी से मल्टी नो सर, 100 बना सकता हूँ, नो सर, 1000 बना सकता हूँ, नहीं बना सकता हूँ। ठीक है, नो सर। 1000 ना 10,000 ना, बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। सो बेसिक आइडिया इसमें ये होता है कि आपको ना फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है, जैसे मान लो 125 है और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 8, तो ये 8 जो है ये 2 की पावर 3 होता है ना। तो इसको आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई, जैसे 5 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो हिसाब बराबर हो जाएगा। मतलब ये बन जाएगा 10 के पावर में बन जाएगा, या 10 पावर 1 बन जाएगा, या 10 पावर 2 बन जाएगा, या 10 पावर 3 बन जाएगा। मतलब 10 बन जाएगा, या 100 बन जाएगा, या 1000 बन जाएगा। ठीक है, 10 पावर 3 यस, जो 10 होता है ना, मैंने क्या कहा, डिनोमिनेटर में जो है ना, डिनोमिनेटर में 10 होना चाहिए, नहीं तो 100 होना चाहिए, नहीं तो 1000 होना चाहिए, नहीं तो 10,000 होना चाहिए। और उसके लिए जरूरी ये है कि डिनोमिनेटर में जो है ना 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या दोनों होना चाहिए। 2 हो सकता है तो भी चलेगा, क्यों 2 हो सकता है तो चलेगा, क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ऐसे 5 खाली से 5 है, खाली 5 है अगर, तो भी हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 2 करके से 10 बना सकते हैं। यस, और 2 और 5 दोनों है तो ऑब्वियसली बन ही जाएगा 10। सो कंडीशन ये होता है, टर्मिनेशन के लिए कंडीशन ये होता है, टर्मिनेशन के लिए कंडीशन ये होता है कि जो डिनोमिनेटर होना चाहिए p/q में, जो q होना चाहिए वो 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म का होना चाहिए, वेयर m and n आर होल नंबर्स। होल नंबर का मतलब बेटा, 0 टू होल नंबर्स का, यस, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये वैल्यूज होने चाहिए m और n। एनी कंफ्यूजन, डिनोमिनेटर जो है वो 2 पावर m इंटू 5 पावर n का होना चाहिए। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सिंपल तरीके से बताता हूँ। मतलब ये कि डिनोमिनेटर जो है ना, डिनोमिनेटर में या तो खाली 2 के फैक्टर्स होने चाहिए, मतलब 2 का पावर होना चाहिए, या 5 का पावर होना चाहिए, या दोनों का पावर होगा तो भी चलेगा। ठीक है, 2 और 5 के अलावे कुछ नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। और अगर हो रहा है तो ऊपर वाले से कैंसिल कर दो। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, मान लो ये लिखा हुआ है, ये अब स्टिल टर्मिनेटिंग है। ये क्यों टर्मिनेटिंग है पता है, क्योंकि यहाँ तो है तो 30 लेकिन टर्मिनेटिंग है, बिकॉज ये 3 के टेबल में जा रहा है, तो 9/10 बन गया। अब तो है ना, सर ये कैसे है? अब तो है ना, 9/10 होगा। देखो, ओके सर, ओके 9 हाँ ठीक है। कई बार ना मैं डर जाता हूँ, ये क्या मैंने बता दिया ऐसा, बच्चे करें ये कैसे। ठीक है, समझ में आया सबको ये, तो इस तरीके से कर सकते हैं। यस सर। समझना ओके कि सर, Yes, sir, okay. टर्मिनेटिंग वो होता है जिसमें डिनोमिनेटर में
खाली 2 हो, 2 के पावर में नंबर्स हो, या फिर 5 के पावर में नंबर्स हो, या दोनों हो, 5 2 और 5 दोनों हो चलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और अगर कुछ है तो देख लो ऊपर न्यूमरेटर से कैंसिल तो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम क्लेम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से भी आपको समझ में आ जाएगा, एग्जांपल देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एक थ्योरम लिखा हुआ है, इनफैक्ट जो मैंने अभी आपको बताया वो थ्योरम के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो। ये थ्योरम लिखा हुआ है, देखो x कोई रैशनल नंबर है जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स, यहाँ पर भी इन्होंने को प्राइम ही लिखा हुआ है, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 पावर n into 5 पावर m, वेयर n m n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब वही होता है बेटा, होल नंबर्स। यस, होल नंबर ही कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को, 0 1 2 3 4 5 6। तो ये इस फॉर्म में होना चाहिए, तो वो कंडीशन होगा। इन्होंने पहले ही कह दिया कि p और q में कोई जो है ना फैक्टर कॉमन नहीं है, को प्राइम है, तो इन्होंने जो कैंसिल होने वाला चांस है ना वो खत्म ही कर दिया। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसे दे देंगे, ठीक है, क्वेश्चन में आपको इस तरीके से दे देंगे कि 33/30 है, ये टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा, तो बच्चा कहेगा नहीं 30 तो होता है 2 into 3 into 5, है ना, तो ये तो इसमें तो 3 आ गया, तो 3 आ गया, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। लेकिन बच्चे ने ये नहीं देखा कि ये कैंसिल हो रहा है, पहले कैंसिल तो करो, पहले कैंसिल तो करो, अब बात करो, तो इस पे बात करो। यस, अब बात करो। अब तो ये डिनोमिनेटर को देखो, 10 को 2 into 5 लिख सकते हैं, 2 power 1 into 5, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग है, यस टर्मिनेटिंग है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये थ्योरम था। अब इस पे देखते हैं, क्वेश्चंस करके देखते हैं, तभी तो आएगा समझ में 100%। अच्छा, एक और थ्योरम दे दिया इन्होंने, क्या मजाक है ये देखो, ये एक और थ्योरम दे दिया है कि अगर p बाई क्यू एक रैशनल नंबर है और उसका डिनोमिनेटर अगर 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म का है, वेयर n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन p बाई क्यू जो है वो टर्मिनेट होगा। पहला थ्योरम, इससे पहले वाला थ्योरम था, उसमें ये कह रहे थे कि अगर q जो है वो 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म का होगा तो टर्मिनेटिंग होगा। अब ये कह रहे हैं कि टर्मिनेटिंग अगर होगा तो डिनोमिनेटर इस फॉर्म का होगा। तो कुल मिला के बात घुमा फिरा के एक ही वो कर रहे हैं, और वो बात क्या कह रहे हैं, वो बात ये कह रहे हैं कि q जो है वो डिनोमिनेटर जो है वो 2 पावर n इंटू 5 पावर m का होगा, तो टर्मिनेटिंग होगा। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को, यस सर। है कि नहीं। जैसे 1/7 की बात करें, देखो इन्होंने करके दिखाया हुआ है 1/7, 1/7 जो होता है टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ऑब्वियसली नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, बिकॉज डिवाइड करके भी दिखाया हुआ है। देखो ये एनसीईआरटी में ही करके दिखाया बहुत अच्छे तरीके से कि ये ना 7 डिजिट्स के बाद ये मतलब रिपीट होता है, 6 डिजिट्स के बाद, ये इसके बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। 0.142857 142857 142857 इस तरीके से ये रिपीट होना स्टार्ट होता है। तो देख सकते हो ये 7 डिजिट के बाद रिपीट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। देखने से ये लगता है कि भाई 4-5 डिजिट तक बच्चा करेगा डिवाइड, उसके बाद कहेगा अच्छा ये तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर होगा 1/7, बट नहीं, वो 6 प्लेसेस के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा भी पॉसिबल है कि 50 प्लेसेस के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसे 1/7 जो है बेटा, ये मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा था, 1/7 जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, बिकॉज 7 जो है ये 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म का नहीं है, ये 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म का नहीं है। मतलब इसको फैक्टराइज करके, 7 को फैक्टराइज करके हम 2 पावर m इंटू 5 पावर n में चेंज नहीं कर सकते। एक और थ्योरम, ये क्या है, ये तो कमाल है, इतना तो मैंने कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया था, खाली थ्योरम पे थ्योरम दिए हुए हैं। ये क्या लिखा है देखो तो, पहले तो ये था, पहला इससे पहला दो जो थ्योरम्स थे उसमें पहले तो ये था कि टर्मिनेट होने के लिए क्यू जो है वो, पहला कंडीशन ये था कि टर्मिनेट होने के लिए क्यू होना चाहिए 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म का होना चाहिए। दूसरा ये है, दूसरा थ्योरम ये था कि 2 पावर m और 5 पावर n के फॉर्म का होगा तो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। ये अगर इस फॉर्म का है तो टर्मिनेट होगा, ठीक है, टर्मिनेट होने के लिए ये होना चाहिए और इस फॉर्म का है तो टर्मिनेट होगा। तीसरा ये थ्योरम, नया थ्योरम आ गया, ये क्या कह रहा है देखो, कि अगर x कोई रैशनल नंबर है p बाई q के फॉर्म में, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म दिस वन। कि सर बहुत कंफ्यूजन हो रही है।
सर सीधी बात, कंफ्यूज अगर इस फॉर्म में होगा तो होगा, वरना नहीं होगा। हाँ, कंफ्यूजन है ये तो। देखो ना क्या घुमा फिरा के एक ही बात कह रहे हैं कि तीन क्यू बार अगर इस फॉर्म का नहीं है, हाँ क्यू अगर इस फॉर्म का नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। क्यू अगर इस फॉर्म का नहीं है तो नहीं होगा, ये कहना चाह रहा है। तो वेरी गुड, ये तो हमें पता ही है भाई कि नहीं होगा, ठीक है। तो यही चीज है यहाँ पर। सर मतलब हमें थ्योरम्स लर्न करने की जरूरत नहीं ना, एप्लीकेशन तो हमें पता है। हाँ, याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे ना देखो होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि कई बार ना मैथमेटिशियंस जो जो मैथमेटिक्स में डीपली इन्वॉल्व होते हैं ना, वो क्लेम करते हैं कि क्या यही कंडीशन है खाली कि 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म का नहीं है। मान लो ये अगर इस फॉर्म का है तो क्या टर्मिनेटिंग होगा? सॉरी, इस फॉर्म का है तो ही खाली टर्मिनेटिंग होगा क्या? तो उसके लिए ये थ्योरम दिया गया है ना। तो कई बार मतलब क्या कहना चाहिए, जो जो हायर मैथमेटिक्स में रिसर्च करते हैं ना, तो उनके लिए ये स्टेटमेंट दिया हुआ है बेसिकली। और मतलब एक चैलेंजिंग है पार्ट ये कि 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म का होगा क्या, तभी हम कहेंगे कि वो टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है क्या? तो कह रहा है ये थ्योरम 1.7 कह रहा है कि हाँ भाई सही बात है, यही कंडीशन है तभी होगा, है ना। ये अगर नहीं होगा तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो जबरदस्ती वाली बात हो गई, बहुत ज्यादा डीपली एनालिसिस हो गया इसके अंदर। तो रहने देते हैं इसको, छोड़ो। ओके, अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझना, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बेटा, सबसे पहले आप इसमें हर एक क्वेश्चन में आपको ये करना है बेटा, चेक करना है टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको डिनोमिनेटर को चेक करना होगा कि 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म का है कि नहीं है। और एक मिनट, इससे पहले एक बार चेक कर लेना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन फैक्टर तो नहीं है। कैंसिल वैंसल कर देना पहले, फिर चेक करना। तो पहला पार्ट सभी बच्चे बताओ कि क्या आंसर आ रहा है आपका। आराम से करो, 1 मिनट का टाइम है, करो। और सभी पार्ट को देख करके बताओ कि टर्मिनेटिंग है कौन सा नहीं है। सर 5 रेज टू द पावर 5। ओके, फर्स्ट है इसका मतलब, है ना। हाँ सर है। तो फर्स्ट कैसे हुआ? 13 क्या करते हैं, चेक कैसे करते हैं? 13 1 3 3 1 Prime 2 5 को factorize। फैक्टराइज करो। यस, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आ जाएगा, देखो 5 पावर 5। सो बेसिकली इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 बाई 5 की पावर 5। तो हो गया ना, ये 2 इंटू 2 पावर 0 है और 5 पावर 5 है। यस हाँ, तो ये आ गया ना इस फॉर्म में, 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म का आ गया ना। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा। 2 नहीं है यहाँ पर तो 2 पावर 0 लिख देंगे। 2 नहीं है तो 2 पावर 0 लिख, जहां 5 नहीं होगा वहां 5 पावर 0 लिख देंगे। वैसे ना भी लिखे तो भी क्या फर्क पड़ता है, मैंने आपको बताया ना कि 2 के पावर में है केवल तो भी चलेगा, अगर 5 के पावर में है तो भी चलेगा, दोनों है तो भी चलेगा डिनोमिनेटर में, लेकिन इनके अलावे कुछ नहीं होना चाहिए। सो पहला पार्ट तो है, सेकंड पार्ट भी होगा। होगा माइक सर बंद करो 2 बेटा, क्यूब। किसका माइक ऑन है? होगा सर, होगा 2 टू द पावर 3। यस, वेरी गुड। इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 0। किसी का माइक ऑन है बेटा, माइक बंद कर लो तो। ठीक है, अब सही है। 2-3 बच्चे एक साथ माइक ऑन कर लेते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, इको होने लगती है। तो ये होगा ऑब्वियसली, ये भी है ये भी है, पहला भी है। ओके, दूसरा देखो 455 को फैक्टराइज नहीं करो होगा। बेटा सभी बच्चे। नहीं होगा नहीं सर, होगा। नहीं हो रहा नहीं होगा। है। सर नहीं होगा। नहीं होगा। नो सर। ओके, 13 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। और कैंसिल भी नहीं हो रहा है, 64 तो कैंसिल भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। 1600 होगा होगा ये लग रहा है। होगा होगा सर। सर, 100 आ रहा है। सर होगा। होगा। ओके, सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा जहां तक मुझे लगता है, नहीं? यस सर। यस नहीं, सर। आ गया। यस सर। रहने देते हैं इसको, फिर तो आप खुद से कर लेना बाकी बचा हुआ पार्ट जो। ठीक है सर सर। और बच्चों से पूछ लो। कौन सा? सर और नीचे बच्चे बहुत सारे, उनसे पूछ लो सर। अजी बच्चों सही बताओ। क्या सर? कई सारे बच्चे हैं इसमें। देखो होता प्रॉब्लम क्या होती है ना कि आप लोग खुद से अगर इनिशिएटिव नहीं लोगे, तो अगर आप लोग इन्वॉल्व नहीं होगे, डाउट डिस्कस नहीं करोगे, जो डाउट्स हैं वो नहीं पूछोगे, और साथ ही साथ आप इन्वॉल्व नहीं होगे मतलब डिस्कशन में, तो लर्निंग कम रह जाएगी। तो सही ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है।
इस चीज का ध्यान रखना है कि क्योंकि हम लोग ऐसे देखें तो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से, ये ऑनलाइन में तो हो ही नहीं पाता। मैं तो मुझे लगता है लर्निंग जो है ना बहुत ही कम रह जाती है इसमें। मतलब जब तक बच्चे का एक्सप्रेशन ना देखो कि समझ में, कई बार बच्चों के एक्सप्रेशन से समझ में आता है कि बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं समझ रहा है। ये सब ड्रॉबैक्स हैं इसके ऑनलाइन टीचिंग के। तो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर लर्निंग बहुत ही लिमिटेड रह जाएगी। ठीक है बेटा, तो आप लोग बिल्कुल भी घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, बिल्कुल भी इन्वॉल्व हो। और ये इसमें तो ऐसे ही बहुत कम बच्चे हैं देखा जाए तो। दूसरा बैच जो है उसमें तो मेरे ख्याल से 100+ बच्चे हैं, तो उसमें भी बच्चे कई सारे पूछते हैं, कई सारे नहीं पूछते हैं, लेकिन जो पूछने वाले बच्चे होते हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो लर्निंग उनकी ज़्यादा अच्छी होती है। यहाँ पर तो है ही नहीं बच्चे, 10-12 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं टोटल। तो आप लोगों के पास ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर सारे बच्चे ज़्यादा इंटरेक्ट करो, ज़्यादा लर्निंग जो है वो ज़्यादा लर्निंग फायदा, हाँ ज़्यादा फायदा उठाओ, इस चीज़ का बेनिफिट लो आप। ओके, सेकंड क्वेश्चन, इसमें इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है, तो मैं छोड़ देता हूँ उस क्वेश्चन को। उसमें कह रहा है कि टर्मिनेटिंग कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है, तो चेक करना तो वो तो हो ही गया भाई। थर्ड देख लेते हैं, इसी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। कह रहा है कि चेक करो कौन सा रैशनल है, कौन सा नहीं है। तो सभी बच्चे, हाँ सभी बच्चे इन्वॉल्व होकर के करो। ऐसा है कि अब नहीं इन्वॉल्व हो गए तो आपकी लर्निंग लिमिटेड हो जाएगी। सर यस, ये क्या है बेटा, ये क्या है बेटा, ये है रैशनल। क्यू फॉर्म होगी 2⁻0 into 5⁻0। हाँ, ये जो है ना ये रैशनल है, और वैसे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल भी है ना। ओके, ये नॉट रेशनल, इरेशनल। इरेशनल है, बिकॉज देखो क्या हो रहा है, 120, फिर 1200, फिर 12,000, फिर 1,20,000। देख पा रहे हो, ये कभी भी एंड होगा क्या? ये ना कभी टर्मिनेट होगा, ना कभी रिपीट होगा, ना हाँ ना कभी टर्मिनेट होगा ना रिपीट होगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, और इसीलिए इसको इरेशनल भी कहते हैं। और ये तो दिख रहा है रैकरिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, तो ये क्या होगा, रैशनल। रैशनल सर। फर्स्ट वाला सर रैशनल कैसे हो? टर्मिनेटिंग है ना बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल ही होता है। 3.75 है तो ये रैशनल ही है, ठीक है। और 3.7 बार लगा दिया तो भी ये रैशनल ही है, ये दोनों रैशनल है, ये दोनों ही रैशनल है, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये दोनों रैशनल नंबर्स होते हैं, ऑब्वियसली रियल भी होते हैं, और इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर दोनों ही रियल नंबर होते हैं, बट इरेशनल जो होता है वो ना तो ऐसा होता है ना ऐसा होता है, तीसरे तरह का होता है, ना तो टर्मिनेट होता है ना रिपीट होता है। देख रहे हो, ये टर्मिनेट हो रहा है, ये टर्मिनेट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इरेशनल दोनों जैसा नहीं होता है, बिल्कुल ये दोनों की डिफरेंट होता है, दोनों से डिफरेंट होता है, ना तो टर्मिनेट होगा ना रिपीट होगा, जैसा कि इसमें दिख रहा है 120, 1200, 12,000, 1,20,000, सो ऑन, इस तरीके से चलता जा रहा है। तो ये कभी टर्मिनेट होगा? बिल्कुल नहीं। क्या रिपीट होगा? बिल्कुल, लक्षण तो इसके बिल्कुल दिखने रहे हैं कि ये रिपीट होगा। तो इसीलिए हम इसको कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी है, तो इसीलिए ये इरेशनल है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। यस सर। यस सर। ओके, तो अब जो है बच्चों, हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं इसको, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर में। क्या बोलते हैं इसको, रियल नंबर चैप्टर, रियल नंबर ही नाम है ना, हाँ रियल नंबर चैप्टर का एमसीक्यू करेंगे अब। एमसीक्यू मैं आपको देने जा रहा हूं ओके सर। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से। एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी की एक एग्जाम्पलर बुक आती है ना, वो आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से? एनसीईआरटी की वेबसाइट से। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, ये नाम है इसका, एनसीईआरटी यस सर, खरीद ली एग्जाम्पल। सर मैंने खरीद ली। हाँ 9th में खरीदी। हाँ बिल्कुल सही थी। जिसने नहीं खरीदा हुआ है ना वो फ्री में डाउनलोड कर सकता है पीडीएफ, ये एनसीईआरटी सर एग्जाम्पलर मुझे क्लास एक 10 चीज की मैथ्स पूछनी आती है, थी साइंस सर। भी आती है। बोलो। सर एक एग्जाम्पलर जो होती है सर वो एनसीईआरटी की होती है, दूसरी जो होती है अरिहंत की होती है। मतलब अरिहंत वाली में ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, आप कौन सी प्रेफर करोगे? अरिहंत में ज्यादा टफ क्वेश्चंस होते हैं? नहीं तो सेम ही तो होता होगा, सर सॉल्यूशन दिया होता नहीं है सर, उसमें।
सॉल्यूशन दिया होता है और सर मतलब होते हैं, लास्ट ईयर दोनों खरीदी थी एनसीईआरटी और वो तो डिफरेंस था काफी। सर इसके अलावा भी सर कोई तो रेफरेंस तुम्हें जो भी करते हो आप? आर डी शर्मा करो, और क्या करोगे? हाँ जी आर डी शर्मा ठीक है। यस सर, सर दोनों बहुत है है। सर ये बात। हाँ, आर डी शर्मा सही है, आर डी शर्मा की बुक सर सही है। और एग्जाम वैसे आइडिया। नहीं नहीं, इतने सारी बुक थोड़ी लेना एग्जाम होता है, तुम्हें कोई स्कॉलर थोड़ी बन। एग्जाम एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो ना, ठीक है। किताब जमा हाँ करके क्या सर, करोगे? बुक सेलर थोड़ी वही बनना तो। है। यस सर। ओके सर। हाँ ठीक है, देखो ये 1.1 है एक्सरसाइज। इसमें ना एमसीक्यू दिए हुए हैं, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यू भी आएंगे 20 क्वेश्चंस, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको देखो, ध्यान से पढ़ के समझ के करो क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। मतलब m कोई इंटीजर है तो इनमें से कौन सा ऐसा नंबर होगा जो ऑलवेज इवन इंटीजर को रिप्रेजेंट 2m। करेगा? 2m। सर 2m। सी एम, सी आंसर करेक्ट है। यस सर। हाँ वेरी गुड, ठीक है। अब सबको समझ में आ गया कि m तुम कुछ भी लोगे ना, तो जैसे m तुम अगर मान लो कि 2 ले लोगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। m अगर 3 लोगे तो भी 6 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो ये तो ऑलवेज इवन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें कोई गारंटी नहीं है, इसमें कोई गारंटी नहीं है, चाइनीज है ये सब, ठीक है। तो यही जो है, कह सकते हो यूएस का माल है। असली होता है मेड इन थोड़ा। इंडिया है। मेड इन इंडिया में भी थोड़ा सा डाउट ही लगता रहता है मुझे। अमेरिका पे ज्यादा लोग भरोसा करते हैं ना, एप्पल एप्पल पे देखोगे ना, एप्पल पे ज्यादा लोग भरोसा करते हैं। चाइनीज पे ज्यादा भरोसा नहीं करते, इंडियंस पे भी ज्यादा भरोसा नहीं करते लोग। यस सर। वैसे करना चाहिए, यस करना चाहिए, अपने कंट्री पे तो करना ही चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखो, फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म। 2q + ऑड, 1। 2q + 1। सर +1 यस यस, q तुम कुछ भी ले लोगे तो q+1 गारंटी नहीं है कि, इस पे कोई गारंटी नहीं है कि ये ऑड ही आएगा। ये ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। जैसे q की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, लेकिन और q की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो कोई गारंटी नहीं है इसमें, ना इसमें ना इसमें। लेकिन इसमें श्योरली तुम q की वैल्यू कुछ भी लोगे तो 2q+1 जो आएगा बेटा, ये आपका ऑलवेज ऑड ही आएगा, ऑड इंटीजर ही आएगा। यस सर। हाँ, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, कॉपी करने दो। ये रहा थर्ड क्वेश्चन। सर सीओ। यस, सी है। सर एन क्योंकि टू, अगर 5 का एग्जांपल ले तो 5² 25 - 1 इज डिविजिबल बाय 8। बिल्कुल बिल्कुल, वही रीजन है इसका। n² - 1 में n तुम 1 लोगे तो 1² - 1 क्या हो जाएगा? 0। 0 8 से डिविजिबल होता है, यस 8 0 0। ऐसे ही तुम 3 लोगे तो 3² - 1 हो जाएगा, 9 - 1 8, तो 8 भी 8 से डिविजिबल है। ऐसे ही 5 लेंगे तो, हाँ लेंगे तो क्या क्या क्या, 2 लेंगे। 2 क्यों लेंगे? आंसर कह रहा है ऑड इंटीजर लेना है। ऑड इंटीजर लोगे मतलब n क्या होगा ये पूछा गया तुमसे, तो n ऑड लेना है, तो 2 ऑड थोड़ी होता है। ऑड लेना है तो ऑड लोगे ना, तो n² - 1 जो भी वैल्यू आएगी वो 8 से डिविजिबल होगा। जैसे तुम 7 ले लो तो 7 7 जा 49 - 1 कितना होता है? 48। 48 8 से डिविजिबल होता है। तो ये इंटरेस्टिंग है कि n² - 1 जो है ये ऑलवेज 8 से डिविजिबल होता है। कब? जब n की वैल्यू ऑड इंटीजर हो। यस, ठीक है। यस सर। वैसे हाँ, इवन इंटीजर लेकर के देख लो तो कभी होगा कभी नहीं होगा, इनफैक्ट कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा इवन लोगे तो, है ना। एन इंटीजर, तो एन इंटीजर वाला भी आंसर गलत है, तो ये परफेक्ट आंसर कौन सा है? सी। यस। इसके बाद है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो ये आप लोग करके देखो तो। सर 1 एचसीएफ मिनट पहले, टाइम देना थोड़ा। हाँ बिल्कुल, 2 मिनट का टाइम है बच्चों। पहले आप एचसीएफ फाइंड करो 65 एंड 117 का, और वो एचसीएफ ये दिया हुआ है 65m, ये यही सर m एचसीएफ है। = 2। ओके, ठीक है, देखते हैं बच्चों।
देखते हैं 65 और 117 का पहले HCF फाइंड करते हैं। तो कैसे निकालेंगे बेटा? 65 इंटू 1 प्लस कितना होगा? 52। 65 को क्या लिखेंगे? 52 इंटू 1 प्लस 13, और फिर 52 को कैसे लिखेंगे? 13 इंटू 4 प्लस 0। तो ये आ गया HCF। HCF 13 है, सो 65m माइनस 117 को ही आप 13 के बराबर लिख दोगे। तो 65m किसके इक्वल हो जाएगा? 117 राइट साइड में जाके ऐड होगा, 130 हो जाएगा। m की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 2। यस सर। आई होप समझ में आया सबको। HCF जो बेटा निकाला ना हमने 13, वो ही इसके इक्वल दिया हुआ है, यही है आपका HCF। ये कह रहा है HCF ऐसा है, तो ऐसा है मतलब यही तो है HCF, ठीक है। तो m की वैल्यू 2 हो जाएगी नेचुरली। अब चेक करके भी देख सकते हो, 65 इंटू 2 रखोगे m की जगह पे तो 130 होगा। 130 माइनस 117 13 ही होता है, तो वही तो HCF है, तो यही आंसर होगा। ओके, फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ नंबर। क्वेश्चन नंबर 5। सर 1 मिनट। हाँ ठीक है, सर, आंसर इज 13। okay, largest number which divides 70 and 125, leaving remainder 5 and 8। कोई नंबर है, ठीक है, के ले लेते हैं वो नंबर, है ना। तो 70 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर दे रहा है 5, तो भाई क्यों ना 5 माइनस कर दें इसमें से, तो 65 हो जाएगा। तो 65 से तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, के से डिविजिबल हो जाएगा। एग्री करते हो सभी बच्चे? मतलब के हाँ से, के वो लार्जेस्ट नंबर है, के वो लार्जेस्ट नंबर है जिससे हम 70 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आ रहा है। तो ये 5 माइनस कर दो 70 में से, मतलब 65। तो 65 तो डिविजिबल हो जाना चाहिए फिर के से। सेम लॉजिक से 125 को ही के से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर जो आ रहा है वो आ रहा है 8। तो क्यों ना 8 इसमें से माइनस कर दें 125 में से, तो 117 हो जाएगा। तो 117 तो डिविजिबल हो जाना चाहिए के से। तो मतलब ये है कि 65 और 117 का हमें लार्जेस्ट डिवाइजर फाइंड करना है, लार्जेस्ट डिवाइजर, है ना। सो व्हाट वी नीड टू डू हियर इज, 1 मिनट, है ना, रुको 1 मिनट रुक जाओ, ये ना इसको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर विल बी, ऐसे लिखेंगे, लार्जेस्ट नंबर विल बी HCF of 70 minus 5 and 125 minus 8, that is 65 and 117। तो इसका HCF निकालना है, ये सेम क्वेश्चन है। 65 117 सेम क्वेश्चन आ गया। देखो ऊपर जो ये फोर्थ क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन ही तो है, क्या कहते हो? यस नहीं, सर। सेम ही क्वेश्चन है। हाँ, तो क्या आंसर आएगा? आंसर क्या आएगा बेटा? HCF क्या आएगा? 13। 13 ही तो है HCF। सो यही आंसर है इसका, फिफ्थ का ए आंसर होगा। मतलब 13 वो नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है, जिससे कि हम 70 और 125 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली आएंगे। गेट इट? यस सर। ठीक है, अभी कई सारे और भी क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये देखो, बेसिकल मोड पार्ट है। एक बार फिर से बोलो, नहीं समझ में आया। नो। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। ये रहा क्वेश्चन, इतना बड़ा बड़ा क्यों दिख रहा है, छोटा कर देते। सर, आंसर बताऊं क्या 6 का?
ये बाकी बच्चों को भी ट्राई करने दो, सर मिल एक्स जाएगा। वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर आ रहा है, सॉरी सर। ओके ठीक है। तो सिक्स में बेटा HCF होता क्या है, पहले ये समझो। HCF ये होता है जैसे A की वैल्यू दी हुई है x3 है, B की वैल्यू है xy की पावर 3। तो HCF का मतलब होता है जो भी कॉमन फैक्टर्स है ना वो पिक करना होता है, मिनिमम पावर पिक करना होता है। तो यहाँ पर आप देखो तो दोनों में x है, दोनों में x है, बिल्कुल है। तो HCF के लिए पहले तो दोनों में होना चाहिए वो नंबर। तो x है दोनों में, बिल्कुल है। मिनिमम पावर क्या है x की, 1, तो ये x पावर 1। यस। फिर y है दोनों में, बिल्कुल है, y इसमें भी है, पहले में भी, दूसरे में भी y। और y की मिनिमम पावर कितनी है बेटा, 2। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। यस, तो यही आंसर है। x पावर 1 इंटू वाई स्क्वायर को हम xy स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बी आंसर। यस सर। सेवेंथ करो, सेवेंथ। सर ए क्यू बी सेवन स्क्वायर, ए क्यू बी स्क्वायर सी। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सेवेंथ क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, p दिया हुआ है AB स्क्वायर और q दिया हुआ है QB। ठीक है, तो LCM का मतलब होता है दोनों में हो ना हो, नहीं कोई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी नंबर्स हैं उसका हाईएस्ट पावर लिया जाता है। तो A यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, अच्छी बात है, बट ना होता तो भी हम A लेते ही और हाईएस्ट पावर लेते। ठीक है, B दोनों में है, अच्छी बात है, नहीं होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, B का हाईएस्ट पावर लेंगे, हो गया, यही आंसर है। आई होप समझ में आया। यस सर। आगे तो यस सर। ओके, 8th क्वेश्चन करेंगे अब। कॉपी तो नहीं कर रहा था कोई, डिलीट कर दिया मैंने। नो सर। नो सर। 8th क्वेश्चन देखो। ऑलवेज इरेशनल, ऑलवेज ऑलवेज इरेशनल। नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज इरेशनल ही आएगा। अभी अभी किसी बच्चे ने पूछा भी था 2√5 है ना, तो 2 एक हाँ सर मैंने रैशनल है। पूछा। 2√5 क्या होगा, इरेशनल भी होगा। नेक्स्ट, the least number that is divisible by all the numbers from 1 to 10 both includes 2520, yes 2520। क्या सर करना है हिट एंड बेटा, ट्रायल। यस हिट एंड ट्रायल कह सकते हैं, लेकिन इसमें एलसीएम भी निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 है ना, इस तरीके से 10 तक इसका एलसीएम लेना है। तो देखो यहाँ पर तुम 2 को कितनी बार ले सकते हो, 5 टाइम्स ले सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ पर कितना है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 2 पावर 2 है ना। 2 पावर क्या है बेटा, एक मिनट रुक जाओ, सॉरी मिस्टेक हो गई। हाँ 2 पावर 2 है यहाँ पर, ऐसे ही 2 पावर 8 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद कहीं पर तो 8 आएगा ना, 8 आएगा, ये 10 से पहले 9, 9 से पहले 8। मतलब ये कि इन सब में ना 2 की हाईएस्ट पावर क्या हो सकती है, 3। ठीक है, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या हो सकती है, 2। 9 आएगा जब 9 आएगा तब। ठीक है, और फिर प्राइम नंबर्स ले रहे हैं बेटा, प्राइम नंबर्स ले रहे हैं। 5 की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1। अगला प्राइम कौन है, अगला प्राइम कौन है, 7। 7 का हाईएस्ट क्या होगा, होगा, हो गया, यही आंसर है। 2 जो है ना प्राइम नंबर है, सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होगा, लेकिन उसमें हाईएस्ट पावर क्या ले सकते हैं, 3। हाँ क्यों, क्योंकि 8 होता है, इसमें हाईएस्ट पावर आया हुआ है। ऐसे ही 3 का हाईएस्ट पावर कब होगा, जब 9 होगा तब। तो 3 का हाईएस्ट पावर, बेटा मत बोलो, एक मिनट चुप हो जाओ, है ना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद आप बोलना, है ना। 3 पावर 2 हो जाएगा। ऐसे ही 5 की हाईएस्ट पावर हम क्या ले सकते हैं, 1, क्योंकि 5 यहाँ पर अकेला आया हुआ है, इसमें भी 5 का पावर 1 ही है, तो हाईएस्ट तो 5 का पावर 1 ही हुआ ना। अगला प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, 5 के अगला बाद आगे प्राइम नंबर 7 होता है, तो ये आ गया। यही आप सबको मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7, और आई थिंक ये आ जाएगा 360 इंटू 7। ओह वेरी गुड, 2520 ही आएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। सो समझ में आया कैसे कैसे क्या करना था इसमें। यस सर। ओके, एलसीएम निकालना था इसका 1 से लेके 10 तक, तो यही करना था इसमें। 2 की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 से लेके 10 तक नंबर में 3।
अब देखो ये है एक 3. डेसिमल एक्सपेंशन, 10th क्वेश्चन। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर 14587 डिवाइडेड बाय 1250 विल टर्मिनेट आफ्टर, कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट सर होगा? 4 डेसिमल। Sir, 4. D part. हाँ, तो इसका भी एक शॉर्टकट तरीका ये होता है कि पहले तो डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो। क्या होता है बेटा, फैक्टराइज करेंगे तो 5 के टेबल में जाएगा ये। माइक बंद कर सर लो सर। 5 रेज टू पावर 4 into 2 रेज टू 1। सर शायद हाँ, ये जब होता है नहीं कि बोल, जो हाईएस्ट पावर हो मे बी। हाँ बेटा, जब नहीं बोल रहे हो तो माइक बंद कर लिया करो। देखो बच्चों, तो ये देखो बेटा क्या आएगा, ये 14587 अपॉन में 1250 है ना, तो आप इसको 14587 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1 लिख सकते हो। हाँ, तो ये हाईएस्ट पावर जो होता है ना, 2 और 5 में जो भी हाईएस्ट पावर होगा उतने डिजिट के बाद वो टर्मिनेट होता है। आप इसको समझ सकते हो इस तरीके से भी कि जैसे 1/4 है, तो 1/4 में 1/2 का स्क्वायर होता है, तो क्या है इसमें पावर हाईएस्ट, यहाँ पर 5 की पावर क्या है, 0 है, तो 2 है ना हाईएस्ट पावर। 2 में और 5 में जो पावर है हाईएस्ट कौन सा है, 2 है, तो ये 2 डिजिट के बाद ये अब टर्मिनेट होगा। और आप जानते ही हो कि ये कितना होता है, सबको पता है ना, 0.25 होता है। देख यस Yes. सकते सर। हो आप, 2 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही बेटा मान लो 1/8 है, तो आप इसमें देख सकते हो 1/2 पावर 3 इंटू 5 पावर 0 होगा, ठीक है जी। और इसमें हाईएस्ट पावर कौन सा है, 2 में और 5 में, ऑब्वियसली 3 है हाईएस्ट पावर, 2 की पावर जो है वो 3 है, वही हाईएस्ट है। तो ये 3 डिजिट के बाद जो है टर्मिनेट होता है, और आप सबको पता है कि ये कितना होता है, कितना होता है ये 0.125, 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट हुआ ना, देखो 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट हुआ। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, ये डी, 4 प्लेसेस, बिकॉज इसमें 5 और 2 में किसका पावर हाईएस्ट है, 5 का पावर हाईएस्ट है, और वो पावर क्या है, 4 है, तो 4 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। Others. यस सर। Yes, sir. हाँ, अगली क्लास में हम लोग थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ही, और भी आपके मॉड्यूल जो दिया हुआ होगा स्टडी मटेरियल उससे अगली क्लासेस में थोड़े से ज़्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चंस करेंगे, तब लर्निंग हमारी और भी ज़्यादा इंप्रूव होगी। इसी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं उसी से रिलेटेड थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े से टफ क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लास में। कोई डाउट हो किसी को तो आप पूछ सकते हो अभी। नो Good सर। night, sir. नो सर, ऑल क्लियर। Good ओके, night, sir. ओके बच्चों, गुड नाइट, अगली क्लास में मिलते हैं। तब गुड तक नाइट। आप राइट सर। तब तक आप Bye, एनसीईआरटी sir. से प्रैक्टिस कर सकते हो। Yes, sir. Take care. यस सर। Good night, sir. Good night, sir.